अध्याय 8। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबाकर रखा। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों के दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। राइट साइड में देखेंगे शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिस शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काटकर बनाया गया और फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। लेफ्ट साइड देखेंगे, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, ये देखिए चित्र, मानचित्र, रेड कलर से अभिलेख के प्राप्त स्थल और महत्वपूर्ण नगर को ब्लैक से दर्शाया गया है। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसान पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देता था। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबसे ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था।
कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ये देखिए, अपन मैप को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बीच में देखिए पाटलिपुत्र देखने मिलेगा, यहाँ उज्जैन देखने को मिल जाएगा महत्वपूर्ण शहरों में, और यहाँ पे तक्षशिला आपको देखने को मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। जो नदियाँ थीं और जो मार्ग थे वो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नज़ारों के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वही नजराना अनियमित रूप से, जबकि संभव हो, इकट्ठा किए जाते हैं। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते हैं। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनान राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाकर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक दिन एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी और अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? संकेत अध्याय 4 देखो। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख उसने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगातार 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। उससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं
तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 में देखते हैं। देखिए ये कलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कलिंग अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड की उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किस देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि उनकी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थीं जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बड़ी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देता था। उसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ में खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। पृष्ठ संख्या 85 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों की पहचानने का प्रयास कीजिए। अभी देखते हैं। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। उसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इनके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्यों हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छे व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा ना करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए
हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज ही हमसे आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उनके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पहले सैकड़ों भाषाओं में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, बंगला, मलयालम, तमिल। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसा भिन्न था। कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए प्रचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों को के बीच क्या बातचीत का वर्णन करोगे? उपयोगी शब्द: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। मानचित्र 6 देखिए, जो रेड कलर से दिखाया है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ग्रीन जो दिख रहे हैं, ये कुषाणों के नियंत्रण में थे। इसी प्रकार देख सकते हैं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और लाल रंग से दिखाया गया है, ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। सबसे लास्ट वाला, इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। चीनी, भारतीय, ईरान, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्ची तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोंडुका दक्षिण भारत में ढूंढो, ये आपको पोंडुका मिल जाएगा। अरिका मेडुका यह रोमन नाम था। द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संपादक जोफ्रे 12 किलो। हेमंड इंक, न्यू जर्सी, 1986, पृष्ठ 70-71 पर आधारित। आगे की बात: लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंदू यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद उत्तर तथा पश्चिम
भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जबकि कुछ की शक शाखाओं को गुप्त शाखाओं से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 11 शक के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। लेफ्ट साइड देखिए हिंद यवन सिक्के हैं और राइट साइड कुषाण के सिक्के हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 4000 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। शक के सिक्के देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सातवाहन के सिक्के, हाथी बना हुआ है। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल के पूर्व में बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों का शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया मानचित्र 6 में देखिए अब कि समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना।